हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका DY एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लेकर आया हूँ आरसीटी में आप देखोगे एक WSM में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन RCC सेक्शन अंडर डायरेक्ट लोड। मान लो ये आपका कॉलम है, इस कॉलम पर जो आपका लोड आ रहा है वो इसकी एक्सिस पर न्यूट्रल, जो इसका सेंट्रोइड एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर आपका जब ये लोड आ रहा है, अब इस लोड को ये सेक्शन ऑफ बियर करेगा तो ये आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, एरिया ऑफ स्टील। ये आपका कंक्रीट है। अब जब ये लोड आ रहा है आपका, तो इस लोड को आपका स्टील भी रेसिस्ट करेगा और उसका कंक्रीट भी रेसिस्ट करेगा। हमने आपको अजप्शन बताया था WSM में, अजप्शन माना गया था हमारा कंक्रीट और स्टील है वो प्रॉपर रूप से अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ में है उनकी, यानी हम कह सकते हैं दी स्टील और कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ परिपूर्ण है, पूरी तरह से है, तो इसमें स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेन ऑफ स्टील बराबर होगा। यानी जब ये लोड आएगा तो जब ये कॉलम दबेगा तो इतनी लेंथ में कमी कंक्रीट की होगी, इतनी ही लेंथ में कमी आपके स्टील में होगी। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन ऑफ स्टील बराबर होगा स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट के, जब ये पूरी तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट के अंदर है। हमने आपको बताया था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। जब इसे आप हटाओगे तो ये आपका एक कांस्टेंट है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका स्ट्रेन है। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी कांस्टेंट ई। जब स्ट्रेन आपका कंक्रीट में है तो आपकी स्ट्रेस कंक्रीट की स्ट्रेस और कंक्रीट का आपका इलास्टिसिटी, इसको आप लिख सकते हो जैसे इलास्टिस, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिवाइड इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। जब हम बात कर रहे हैं स्टील की, तो स्टील के केस में स्ट्रेन ऑफ स्टील आपका बराबर होगा स्ट्रेस ऑफ स्टील इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। जब आपका इलास्टिसिटी स्ट्रेन ऑफ स्टील और स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट जब आपका बराबर है तो हम आप लिख सकते हैं स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बराबर होगा स्ट्रेस ऑफ स्टील इलास्टिसिटी ऑफ स्टील के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो है ये आपका मॉडुलर रेशियो होता है। इसको नोट करते हैं M से। M आपका IS कोड में हमने आपको बताया था एक मॉडुलर रेशियो M बराबर होता है 280/3 सिग्मा CBC के। तो हम इसकी बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो स्ट्रेस ऑफ स्टील आपका बराबर होगा मॉडुलर रेशियो का मल्टीप्लाई स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का। इसका आप यूज WSM में करोगे, जहां आपको स्ट्रेस ऑफ स्टील की जगह स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट की जगह वैल्यू पुट करी जाएगी, तो आप इसको एक दूसरे के रूप में आप चेंज कर सकते हो। हम इसमें आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने इस सेक्शन में आपने कंक्रीट के साथ आपने स्टील प्रोवाइड की है, तो हम इसमें अगर कंक्रीट में स्टील प्रोवाइड ना करें तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं इक्विवेलेंट एरिया होता क्या है। इक्विवेलेंट एरिया आपका
इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील। अब इसमें आप देखोगे जब ये हमारा लोड आ रहा है, इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए हमारा कंक्रीट भी रेसिस्ट करेगा और हमारा स्टील भी रेसिस्ट करेगा। ये आपका लोड P है, इसको हमारा रेसिस्ट कर रहा है, इसका कुछ भाग कंक्रीट और कुछ भाग हमारा स्टील। हमारा ये लोड, अब हम इसको, आप जानते हो स्ट्रेस बराबर जो होता है लोड अपॉन एरिया होता है। यहाँ पर P आपका लोड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका कंक्रीट है यानी स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कंक्रीट। आपकी कंक्रीट में स्ट्रेस जनरेट हो रही है सिग्मा सी, एरिया ऑफ कंक्रीट ए सी, स्ट्रेस ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील। हमने अभी आपको बताया था, जब आपको स्ट्रेस ऑफ स्टील और स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट की वैल्यू जब आपको इंटरचेंज करनी पड़े, तो आप इसको WSM बड़े आसानी से आप इसको यूज चेंज कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया था, स्ट्रेस ऑफ स्टील को आप लिख सकते हो M मॉडुलर रेशियो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। जब आप इसका यूज यहाँ करोगे तो आप इसको लिख सकते हो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, आपने यहाँ पर कॉमा ले लिया तो एरिया ऑफ कंक्रीट आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपका जो इस वाले बात की हम कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्टील प्लस मॉडुलर रेशियो M एरिया ऑफ स्टील, ये आपका इक्विवेलेंट एरिया होता है। ये आपका इक्विवेलेंट एरिया कंक्रीट का है, तो यहाँ पर स्टील की जगह आपका एरिया ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट आपका ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सेक्शन ये कंक्रीट है आपका, इसमें आपका ये वाला पोर्शन आपका स्टील का है। जब आप इसमें स्टील प्रोवाइड नहीं करोगे तो इसका सेक्शन कुछ इस तरह से ना बन के इसका सेक्शन कुछ बड़ा बनेगा। ये आपका इक्विवेलेंट एरिया है, यानी ये आपका सेक्शन इतना है स्टील के सहित, ये इतना छोटा सेक्शन इतने बड़े सेक्शन के बराबर काम करेगा। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे आपका सिग्मा सी, और आपने यहाँ पर एक यूज किया था सिग्मा एस। अब इनकी वैल्यू WSM में कितनी ली जाती है, तो हमारा अगला टॉपिक है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट और परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील की वैल्यू की आप बात करोगे। तो आपका कोई जब ये मेंबर है, तो इस मेंबर में आपने देखा था कि इसमें लोड आपका कंप्रेसिव लोड आ रहा है, वो भी डायरेक्ट लोड है, तो इसमें से फैक्टर कुछ अलग लिया जाएगा। और आपका कुछ सेक्शन, मान लो ये आपका कोई बीम सेक्शन है, जब इस पर लोड आ रहा है तो ये सेक्शन हमारा कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जब ये सेक्शन हमारा बेंड हो गया, तो आप इसमें देखोगे जो आपका निचला वाला फाइबर है, इस भाग में आपका टेंशन है, और ऊपर वाला भाग जो आपका है, इसमें आपका कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। जब स्ट्रेस जनरेट हो जाता है तो हम निचले वाले फाइबर में हम इसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं। आपका मान लो यहाँ पर आप स्टील पड़ा हुआ, तो ये आपका स्टील यहाँ आ गया, पहले आपका स्टील यहाँ पड़ा हुआ था। अब देखोगे तो इस स्टील में कितने स्ट्रेस जनरेट हुए हैं, और इस कंक्रीट में इस लोड के कारण जो हमारा बकल हुआ है सेंड मेंबर, इसमें आपके कितने स्ट्रेस जनरेट हुए हैं। तो इसको आप कह सकते हो इस सेक्शन में बेंडिंग का हमारा ये सेक्शन था, इसको हम सिग्मा CVC लिखते हैं, यानी कंप्रेसिव सी यहाँ पर कंक्रीट है, बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट
सिग्मा CVC का जब आप वैल्यू निकालोगे, हमारा कोई मान लो हमने आपको बताया था कि जो हमारी कंक्रीट बनी होती है वो ग्रेड में, जैसे कि आपका M10, M15, M20, ये आपकी 28 दिन बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी। अब हम मान लो हम पर्टिकुलरली हम इस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं M15 की, तो इसके लिए सिग्मा CVC की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर सिग्मा CVC कंक्रीट में परमिसिबल बेंडिंग के केस में जो स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं वो है। तो इसकी आप जब वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पर आप इसका हम M15 की बात कर रहे हैं तो 15 नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंक्रीट में परमिसिबल बेंडिंग के केस में स्ट्रेस है। जब हम इसी की हम बात करें कंक्रीट में, जब डायरेक्ट आपका लोड आ रहा है तो डायरेक्ट केस में आपकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर हमने 3 लिया था, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 4 लोगे तो इसकी आप वैल्यू देखोगे, इसकी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगभग 4 आएगी। तो इसमें 4 ही वैल्यू पुट कर लिए, मतलब 4 चौक 16, इसमें जब भाग दोगे तो इसमें 3 पॉइंट कुछ जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 के पास आएगी। तो हम इसमें वैल्यू आप 4 लोगे तो इसकी आप वैल्यू देखोगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण जो कंक्रीट में परमिसिबल वैल्यू आपकी 4 है, जो बेंडिंग के केस में आप स्ट्रेस जनरेट होंगे परमिसिबल वो 5 हैं। अब इसी प्रकार जब आप देखोगे स्टील के केस में, तो अब स्टील आप कौन सा स्टील आप यूज कर रहे हो, माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो या HYST बार यूज कर रहे हो। मान लो कि आप जो है माइल्ड स्टील की हम बात करें पहले, तो आप माइल्ड स्टील के केस में जो परमिसिबल स्ट्रेस है, तो माइल्ड स्टील का जो आपका ग्रेड है Fe 250 के केस में। अब इसमें आपके केस बनते हैं जब आपका जो इसमें आप बार यूज करे हो तो बार आपका 20 mm डाया से कम है, तो इसमें आपकी जो वैल्यू है सिग्मा S की वो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू तब है जब आपका डाया ऑफ बार कम हो 20 mm से। जब आपका डाया ऑफ बार 20 mm से जब बढ़ जाएगा तो इसमें जो स्ट्रेस जो जनरेट हो जाएगी, तो इसमें इसकी वैल्यू आपकी 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया जाएगा। जब डाया ऑफ बार अधिक हो जाएगा 20 mm से, तो माइल्ड स्टील के केस में आप इतनी वैल्यू यूज करते हो। जब बात करो आप HYST बार की, तो HYST बार आपका Fe 415, तो Fe 415 के केस में Fe 415 की वैल्यू इतना ना लेकर के जो आपकी सिग्मा SS की जो वैल्यू लोगे तो आपकी 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू डाया ऑफ बार आपका 20 mm हो या 20 mm से ज़्यादा हो, दोनों ही केस में आपकी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली जाती है। जो यहाँ हम बात करें आपकी 140 यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस है आपकी स्टील में टेंसाइल। यहाँ पर हम 250 नहीं ले रहे हैं, WSM में लेते हैं 400 140। और जब हम बात करें LSM की, तो LSM में आपकी जो वैल्यू 140 है, 140 ना लेकर के इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आप बात करोगे Fe 415, Fe 415 में LSM की वैल्यू, LSM में स्ट्रेस ऑफ स्टील में आपकी वैल्यू 230 ना होकर के 230 से ज़्यादा आएगी। तो LSM में इसकी वैल्यू 0.87 FY ली जाती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारा सेक्शन है इनकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करती हैं, और न्यूट्रल एक्सिस के आधार पर हमारा सेक्शन अंडर एनफोर्समेंट है या ओवर एनफोर्समेंट है, इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें DY अकेडमी पर।